Bismillahirrahmanirrahim. Gender Studies CSS 2024's paper is going to be held tomorrow, 4th March 2024. The objective of this video is to let you people know the most expected and the most important topics for the examination point of view, and we'll try to summarize the whole important topics in this video. पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जेंडर स्टडीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होना है और जेंडर स्टडीज़ की सिग्निफिकेंस है और उसके साथ जो है वो ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट ऑफ जेंडर है। ये पहले चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शनिज्म। उसमें हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब है कि किस तरह से जेंडर का रोल हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ थेरीज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो दैट इज़ ऑल अबाउट द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। उसमें हम देखेंगे कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स दुनिया के अंदर जो है वो हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है, सेकंड वेव फेमिनिज्म है, थर्ड वेव फेमिनिज्म है और उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा। फिर हम उसमें अगले चैप्टर में देखेंगे कि जो मुख्तलिफ फेमिनिस्ट थेरीज मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें कि लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। और उसके बाद हम देखेंगे इन थेरीज के बाद अगला चैप्टर जिस पे हम जाएंगे वो चैप्टर है जी जेंडर एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ द जेंडर, व्हाट इज़ द कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द जेंडर, what are the theories of development in gender studies like modernization theory, dependency theory, world system theory and structural functionalism। and इसी चैप्टर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जेंडर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दैट इज विड वुमन इन डेवलपमेंट, वैड वुमन एंड डेवलपमेंट, गैड जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होगा। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि जेंडर स्टडी का पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो बेस करता है वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनको कि हम जो है वो छेड़ेंगे और हम इनमें से जो है वो इसको ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप कम से कम वक्त के अंदर इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर कर सकें। पहला टॉपिक, जैसे मैंने आपको कहा कि जेंडर स्टडीज़ क्या होती है। जेंडर स्टडीज़ इज़ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज and it is all about the socio-economic and political role, rights and responsibilities of men, women and third gender. Gender study is all about the socio-economic and political role, rights and responsibilities of men, women and third gender। कहने का मतलब ये चीज़ है कि पूरा का पूरा जेंडर स्टडी का सिलेबस जो है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो जेंडर्स हैं, 3 मेजर जेंडर्स, मेन, वुमेन एंड थर्ड जेंडर फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रोल्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये जेंडर स्टडीज़ के अंदर जो है हम देखते होते हैं और यही जेंडर स्टडीज़ की डेफिनेशन है। जेंडर स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट, इसकी इमर्जेंस जो है वो 1960s के बाद हुई जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया। उसके बाद इसका बाकायदा तौर पे इमर्जेंस हुई, वुमन स्टडीज़ के नाम से ये इमर्ज हुआ। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वुमन स्टडीज़ से अब ये इसका पैराडाइम शिफ्ट हुआ और अब ये जेंडर स्टडी के नाम से भी जो है वो एक डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है। जेंडर स्टडीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट जो है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर सब्जेक्ट है। दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है इंटर डिसिप्लिनरी और एक होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। So what is the difference between the multidisciplinary and interdisciplinary? जेंडर स्टडीज मल्टीडिसिप्लिनरी भी है और इंटरडिसिप्लिनरी भी है। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द जेंडर स्टडी इज के इसका मतलब ये चीज़ है कि मुख्तलिफ जो सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन हैं उनके थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, उनकी थेरीज, उनके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ जो है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो वो होता है, इसका मतलब होता है मुख्तलिफ एरियाज़ को, इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इन इट्स नेचर। और अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें तो इसका मतलब ये चीज़ होता है कि स्पेसिफाई कर दिया जाता है लोगों को कि आपने भाई जेंडर स्टडीज़ के इन एरियाज़ के ऊपर काम करके देना है और उस काम को फिर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है जेंडर स्टडीज़ के अंदर। तो इससे ये होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है। तो ओवरऑल हम ये कहते होते हैं कि जेंडर स्टडी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इन द नेचर। हाउ जेंडर स्टडी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर? बिकॉज
मुख्तलिफ जो सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन हैं, मुख्तलिफ जो सोशल साइंसेस के एरियाज़ हैं, जिसमें सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, डेवलपमेंट स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, रिलीजियस स्टडीज़ है, इन एरियाज़ की थेरीज, इन एरियाज़ के कॉन्सेप्ट, इन एरियाज़ की आइडियोलॉजीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है जेंडर स्टडीज़ के अंदर। दैट्स वाई जेंडर स्टडीज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। एक दो सब्जेक्ट की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सोशोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ द मॉडर्न सोसाइटीज एंड द सोशल इंटरेक्शंस। एंड इसके अंदर किस तरह से जो वुमन जो है वो सोशली इंटरेक्ट करती है, किस तरह से वुमन जो है उसकी स्टैंडिंग क्या होती है, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं सोशोलॉजी के अंदर। सोशोलॉजी से उठाकर इनको जब हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एक और सब्जेक्ट के अंदर, जेंडर स्टडीज़ के अंदर, तो फिर एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है जेंडर स्टडीज़ और सोशोलॉजी की। तो हम ये कह सकते हैं कि जेंडर स्टडी डिपेंड्स ऑन सोशोलॉजी, बिकॉज के सोशोलॉजी की आइडियोलॉजीज जो है वो जेंडर स्टडीज़ के अंदर अप्लाई हो रही हैं। दैट्स वाई जेंडर स्टडीज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। एक नंबर टू, इसी तरह साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर इस्टेब्लिश कैसे होता है, वुमन का बिहेवियर कैसे इस्टेब्लिश होता है, ये साइकोलॉजी बताती है। वहाँ से हम उसको उठा के जेंडर स्टडीज़ के अंदर लेके जाते हैं, तो हमें ये क्लैरिटी होती है जी कि ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जो है इंटरडिपेंडेंट है। दैट्स वाई। और इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस को अगर हम देखें कि पॉलिटिकल साइंस जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल जितनी भी मूवमेंट्स दुनिया के अंदर चलती हैं वो पॉलिटिकल होती हैं। तो औरतों से रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट्स चली, जेंडर से रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट्स चली, वो मूवमेंट्स जो है वो हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जी वहाँ से पॉलिटिकल साइंस से उठा के जेंडर स्टडीज़ के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। इसी तरह से आप जितने मर्जी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स उठा लें, उनका कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप जो है वो जेंडर स्टडीज़ के साथ इस्टेब्लिश होता है। दैट्स वाई जेंडर स्टडीज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद अगला इसके अंदर आता है जी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें तो उसमें हम सबसे पहले जो चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसको देखना है। अब पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडीज की इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। इट हैज बीन फेसिंग lot of issues related to gender, particularly related to the woman. यहाँ पे जो है वो अनरेस्ट है, इंस्टेबिलिटी है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर वुमन को पूरे राइट्स नहीं मिलते, पर्टिकुलरली जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा एक्सिस्ट करती है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है कि एजुकेशन के अंदर इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इनइक्वालिटी, हेल्थ के अंदर इनइक्वालिटी, एक्सेस टू रिसोर्सेज के अंदर इनइक्वालिटी, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर इनइक्वालिटी। सो लॉट ऑफ एरियाज जिसके अंदर के जो है वो वुमन हैज बीन फेसिंग इनइक्वालिटी। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एकेडेमिया को रोल प्ले करना चाहिए इस इन इक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए। अब ये इन इक्वालिटी मिनिमाइज कैसे हो सकती है, उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि एकेडेमिया के अंदर जो है वो इन के थ्रू और मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, वुमन से रिलेटेड इश्यूज को सेंसेशनलाइज किया जाए, हाईलाइट किया जाए, वुमन से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो लोगों को बताए जाएं। ठीक है, तो आप जो है वो जेंडर इक्वालिटी को समहाउ ला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वुमन से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के और इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑनर किलिंग है, रेप है, एसिड थ्रोइंग है, डोमेस्टिक वायलेंस है, आपका फोर्स्ड मैरिज है, आपके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आपके हैरेसमेंट के इश्यूज हैं। ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन इश्यूज के ऊपर आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है और आपने ये बताना है कि चूंकि ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इन इश्यूज को मिनिमाइज करने के लिए, इन इश्यूज को मिटिगेट करने के लिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट को जो है वो प्रमोट किया जाए। दैट्स वाई जेंडर स्टडीज़ और द वुमन स्टडीज़ हैज़ द सिग्निफिकेंस इन पाकिस्तान। ये आपने इसके ऊपर लिखना है, इन इश्यूज़ का हवाला दे के, इन इश्यूज़ की बाकायदा इन इश्यूज़ के ऊपर आपने पैराग्राफ बना के इसको आपने इस तरह से डिस्कस करना है, तो फिर आपका ये सवाल पूरा होगा। अगर वो पूछ लेता है पेपर में वुमन स्टडीज़ की सिग्निफिकेंस, तो जहाँ पे आपने लफ्ज़ जेंडर लगाया है वहाँ पे वुमन लगा दें, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का जो कोर एरिया है ना वो वुमन है, ये याद रखिएगा। जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट का कोर एरिया वुमन है। अच्छा, उसके बाद अगला इसी चैप्टर के अंदर जो एक अहम टॉपिक आता है वो है जी
कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। अब ये ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट क्या होती है? ऑटोनॉमी का मतलब, अब ये एकेडेमिया से रिलेटेड है। एकेडेमिया से रिलेटेड होने का मतलब ये चीज़ है कि आपने देखना है कि क्या ऑटोनॉमी सब्जेक्ट की का मतलब ये चीज़ है कि क्या जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट के ऊपर डिग्रीज होनी चाहिए अलहदा से डिपार्टमेंट्स होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये सब्जेक्ट की ऑटोनॉमी है। और इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप अगर मुख्तलिफ डिग्रीज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, आप मेडिकल पढ़ते हैं, आप फार्मेसी पढ़ते हैं, आप बिजनेस पढ़ते हैं, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट को जो है वो एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? तो ये सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन है। ऑटोनॉमी मीन्स अलहदा से डिग्री प्रोग्राम या अलहदा से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिपार्टमेंट का होना। और इंटीग्रेशन मीन्स कि ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि वुमेन राइट्स और जेंडर राइट्स जो है वो उनको प्रमोट किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। और याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस प्रोग्राम करवाती हैं जेंडर या वुमेन के ऊपर। 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स यानी एमफिल प्रोग्राम करवाती हैं जेंडर या वुमेन के ऊपर। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ पीएचडी करवाती है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो जेंडर जो ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट है, ये ऐसे है कि आप पहले ऑटोनॉमी को डिस्कस करेंगे, उसके फ़वाइद बताएंगे। ऑब्वियस ही बात है, ऑटोनॉमी यानी अगर डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ सेपरेट इंट्रोड्यूस करवाती हैं या डिपार्टमेंट्स रखती हैं, तो जेंडर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि मैसेज तक जो है वो, चूँकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डिग्रीज कर रहे होते हैं, तो मैसेज तक जो है वो ये बात जाएगी कि जेंडर स्टडीज़ या वुमेन राइट्स के हवाले से उन्होंने फला डिग्री के अंदर पढ़ा है, तो उनको वुमेन राइट्स का पता चलता है। तो एट द एंड आप इसका कंक्लूजन ये लिखेंगे कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए और इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका अल्टीमेट कंक्लूजन होगा। इसमें से 1 से 2 सवाल मस्ट आते हैं, तो आपने इनको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है कंस्ट्रक्शनिज्म का। अब कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब ये चीज़ होता है कि किस तरह से जेंडर का रोल सोसाइटीज़ के अंदर कंस्ट्रक्ट होता है, ये कंस्ट्रक्शनिज्म है। इसके ऊपर आप ये देख, कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब है सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब है सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल ऑफ द जेंडर। तो सोसाइटी किस तरह से जेंडर का रोल जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है, इसके ऊपर आप थेरीज पढ़ेंगे, उन थेरीज को एनालिस्ट कर लें। वो थेरीज होंगी जी, सबसे पहले जेंडर परफॉर्मेटिविटी। नंबर 1 कंस्ट्रक्शनिज्म की ये थेरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जेंडर परफॉर्मेटिविटी, फेमिनिज्म, एंटी फेमिनिज्म, सोशलाइजेशन और सेक्स रोल थेरी, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, और क्वीर थेरी। ये 6 थेरीज जो है वो आपने कंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर डिस्कस करनी है। और कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब होता है नर्चर, और कंस्ट्रक्शनिज्म के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होता है असेंशियलिज्म, जिसका मतलब होता है नेचर। तो यहीं से आप जो है वो नेचर वर्सेस नर्चर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। यानी नर्चर मीन्स सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल ऑफ द वुमन और द जेंडर, और नेचर मीन्स बायोलॉजिकली जब आप पैदा होते हैं तो आपका रोल डिफाइंड होता है, वो है जी आपका नेचर, उसको आप असेंशियलिज्म कहते हैं। अब ये थेरीज जो असेंशियलिज्म की हैं उसके अंदर आप जैसे जेंडर परफॉर्मेटिविटी है, दैट वाज गिवन बाय जूडे बटलर। और जूडे बटलर ये कहती है कि अगर कोई बंदा कोई एक एक्ट रेपिटिशन के साथ करे तो वो उसका रोल बन जाता है, ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी है। तो वो ये कहती है कि औरतों ने किचन के काम को रेपिटिशन के साथ किया, घर के हाउस होल्ड सारे को रेपिटिशन के साथ किया, तो वो उसका रोल बन गया। इसी तरह से मर्द हज़रात ने बाहर के काम रेपिटेशन के साथ किए तो वो उनका रोल बन गया। ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी है। फेमिनिज्म क्या है? एडवोकेसी ऑफ द इक्वल राइट्स ऑफ द वुमन विद द मैन। एंटी फेमिनिज्म क्या है? पेट्रियार्की। ठीक है, तो फेमिनिस्ट प्रमोट करता है इक्वालिटी को, एंटी फेमिनिस्ट पेट्रियार्की को प्रमोट करता है। ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, फेमिनिज्म भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, एंटी फेमिनिज्म यानी पेट्रियार्की भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अगर हम सोशलाइजेशन या सेक्स रोल थ्योरी को देखें, जिस तरह से बच्चों की सोशलाइजेशन हो रही होती है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जब बच्चा पैदा होता है तो अगर मेल है तो उसके लिहाज से उसके रोल को डिटरमिनेट किया जाता है, और अगर फीमेल है तो उसके लिहाज से उसको रोल को डिटरमिनेट किया जाता है। दैट्स व्हाई सेक्स रोल थ्योरी भी इसके अंदर आती है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का मतलब है, मैस्कुलिनिटी मीन्स
जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड मेल ट्रेड्स हैं वो मैस्कुलिनिटी है, और जो सोशली कंस्ट्रक्टेड फीमेल ट्रेड्स हैं वो फेमिनिटी है। अब मेल ट्रेड्स के अंदर क्या है? मेल इज एग्रेसिव, मेल इज इंडिपेंडेंट, मेल इज ब्रेड विनर, मेल इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज मैस्कुलिनिटी। फेमिनिटी क्या है? Socially constructed traits of female or the woman. Female is weak, female is emotional, female is household, female is dependent, फीमेल इज सबमिसिव। ये सोशली कंस्ट्रक्टेड ट्रेट्स हैं, यानी मुआशरे ने जो मेल से एसोसिएटेड ट्रेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं वो मैस्कुलिनिटी है, और जो फीमेल से एसोसिएटेड ट्रेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं वो फेमिनिटी है। ये बात हो गई। उसके बाद अगली थेरी है जी क्वीर थेरी। क्वीर थेरी क्या है कि क्वीर थेरी इज ऑल अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ थर्ड जेंडर। कि आपका जो थर्ड जेंडर के अंदर जो सारे लोग आते हैं, जिसमें LGBTIA यानी लेस्बियन, गेज, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, आसेक्स, ये सारे लोगों का जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रोल, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्वीर थेरी कहलाती है। और इसके अंदर उन्हीं राइट्स को जो है वो डिस्कस, रोल, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया जाता है क्वीर थेरी के अंदर। ये है जी नर्चर। और नेचर के अंदर यानी एसेंशियलिज्म के अंदर आप देखते हैं कि बायोलॉजिकली जिस तरह से बच्चा पैदा होता है उसके साथ जो उसके रोल एसोसिएटेड होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं, तो वो है आपका नेचर। सो दिस इस यहीं से आपका सवाल पूरा होता है कि अगर आपको पेपर में आपसे पूछ ले कि कंस्ट्रक्शनिज्म की को डिस्कस करें तो आपने ये थेरीज बयान करनी है। अगर वो कहता है जी कि कंस्ट्रक्शनिज्म और एसेंशियलिज्म का डिफरेंस, तो वो मैंने आपको बता दिया है, नेचर वर्सेस नर्चर भी वही है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला चैप्टर जो आता है ना, चैप्टर नंबर 3, दिस इज चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज ऑल अबाउट दी थेरीज ऑफ फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म की जो थेरीज हैं वो बेसिकली क्या है? फेमिनिज्म की थेरीज ये बताती हैं कि वाई जेंडर इन इक्वालिटी इज एक्सिस्टेड, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दुनिया में जेंडर इन इक्वालिटी एक्सिस्ट करती है। अब इस बात का मतलब ये चीज है कि वाई वुमन इज ऑप्रेस्ड। जेंडर इन इक्वालिटी का मतलब है कि वाई वुमन इज ऑप्रेस्ड, वाई वुमन इज सप्रेस्ड। और ये थेरीज ये बताती हैं कि इनकी ऑपरेशन या सप्रेशन या इस इन इक्वालिटी को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो थेरीज कौन कौन सी हैं, जैसे हर थेरी जेंडर की ऑपरेशन की है, जेंडर इन इक्वालिटी की एक अपनी रीजन देगी और फिर उसका एक सोल्यूशन भी देगी कि आप जेंडर इक्वालिटी को ला कैसे सकते हैं। जैसे कि पहली थेरी है लिबरल फेमिनिज्म। अकॉर्डिंग टू द लिबरल फेमिनिज्म, वुमन ऑपरेशन और जेंडर इन इक्वालिटी इज एक्सिस्टेड इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दीज एरियाज। द रीजन ऑफ द वुमन ऑपरेशन or the gender inequality according to the liberal feminism is the social customs and the laws। social customs जो कि सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की होती हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज, वो सोशल कस्टम्स के अंदर आती हैं, और वही सोशल कस्टम्स जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी या वुमन ऑपरेशन की रीजंस होते हैं। जैसे कि इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कल्चर के अंदर जो है वो आमतौर पे बच्चियों की शादी जो है वो कर दी जाती है, उनके पेरेंट्स उनका रिश्ता तय करते हैं। बच्चियों के एजुकेशन का फैसला उनके पेरेंट्स करते हैं। बच्चियों ने घर से बाहर जाना है, काम करना है, उनका फैसला उनके पेरेंट्स करते हैं। हर चीज़ का फैसला उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो ये सोशल कस्टम्स हैं। इसी तरह से लॉस, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के लॉस मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं होते उस तरह से, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर प्रॉपर्टी के राइट्स औरत को दिए ही नहीं जाते। तो सवाल ये होता है कि इससे ये पता चला, लिबरल फेमिनिस्ट ये कहता है कि ये सोशल कस्टम्स और ये जो लॉज हैं ये वुमन की ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो ये कहता है लिबरल फेमिनिस्ट कि अगर आप वुमन की ऑपरेशन या जेंडर इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो आपको सोशल कस्टम्स को अमेंड करना होगा और लॉज को अमेंड करना होगा। दूसरी थेरी रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिस्ट एक डिफरेंट रीजन देता है। रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहता है कि वुमन की ऑपरेशन का सबसे बड़ा सबब पेट्रियार्की होती है। अब पेट्रियार्की यानी जेंडर इनइक्वालिटी की सबसे बड़ी रीजन, सबसे बड़ा डायनामिक पेट्रियार्की है। अब पेट्रियार्की क्या होती है? पेट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, यानी कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी या पावर जो है वो सारी की सारी
मेल के पास होती है, दैट इज द पेट्रियार्की। और चूंकि पेट्रियार्की सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसलिए जो है वो वुमन जो है वो ऑप्रेस्ड होती है, उसका उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती, रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं होती, एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। तो वो सारे के सारे डिसीजंस जो है वो मेल की तरफ से आ रहे होते हैं। सो सोसाइटी पेट्रियार्कल होती है, तो वही पेट्रियार्की वुमन की ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। और अगर आप वुमन ऑपरेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, या जेंडर इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो यू आर रिक्वायर्ड टू dismantle patriarchy, and you will have to replace patriarchy with the feminism. तीसरी जो थेरी है वो है जी आपकी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है उसके मुताबिक वुमन की ऑपरेशन की वजह कैपिटलिज्म है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब इसमें कैपिटलिज्म जो है वो किस तरह से वजह है वुमन की ऑपरेशन की, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वो इंडस्ट्री को होल्ड करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को होल्ड करता है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज औरतों के लिए कम होती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर अप्रोप्रिएट नहीं होती, पे गैप ज़्यादा रखा जाता है, घर पे भी वुमन जो है ऑप्रेस्ड होती है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द वुमन ऑपरेशन। एंड अगर आप वुमन ऑपरेशन या जेंडर इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको कैपिटलिज्म को रिप्लेस करना पड़ेगा विद द सोशलिज्म। सोशलिज्म चूंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वेल्थ एंड रिसोर्सेज की बात करता है, तो उससे जेंडर इक्वालिटी जो है वो समहाउ आ सकती है, या वुमन ऑपरेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है। उसके बाद अगली थ्योरी है जी सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अब सोशलिस्ट फेमिनिज्म मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशलिस्ट फेमिनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म प्लस कैपिटलिस्ट प्लस मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। यानी कि सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये कहता है कि ना सिर्फ एक पेट्रियार्की वजह है, ना सिर्फ एक कैपिटलिज्म वजह है। वो कहता है कि पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों मिलके वुमन ऑपरेशन का सबब बनते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी का सबब बनते हैं। लिहाजा जो है वो द फंडामेंटल कॉज बिहाइंड द वुमन ऑपरेशन इज द पेट्रियार्की प्लस कैपिटलिज्म। एंड इफ यू वांट टू मिनिमाइज जेंडर इनइक्वालिटी और द वुमन ऑपरेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द पेट्रियार्की विद द फेमिनिज्म एंड कैपिटलिज्म विद द सोशलिज्म। और उसके बाद अगली जो थ्योरी है साइको एनालिटिक फेमिनिज्म। साइको एनालिटिक फेमिनिज्म सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट है। बचपन से सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि वुमन की ऑपरेशन की वजह ये है कि बचपन से जो एक डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर, मेल और फीमेल के लिहाज से, वो जो बचपन वाले डिफरेंसेस हैं, वो जो बचपन वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वही वुमन की ऑपरेशन की रीजन बनते हैं। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो उसके कपड़ों के कलर से लेके ऑनवर्ड हर चीज मेल और फीमेल की मुख्तलिफ होती है, उसकी नर्चरिंग भी मुख्तलिफ होती है। तो वही नर्चरिंग जो बचपन से हो रही होती है, वही सबसे बड़ी कॉज होती है वुमन के ऑपरेशन की, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुई होती है, उसका बिहेवियर इस तरह से इस्टेब्लिश हुआ होता है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट इस तरह से हुई होती है कि वो अपने आप को सबमिसिव और ऑप्रेस्ड कंसिडर करती है। और सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि अगर आप वुमन की ऑपरेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज द कंस्ट्रक्शन, मेंटल डेवलपमेंट और जो बचपन में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी साइको एनालिटिक फेमिनिज्म के ऊपर लैकिन का भी एक कॉन्सेप्ट है। लैकिन इसमें इसको इसके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन वो ये कहता है कि इसमें कल्चर इज इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है उसमें कल्चर बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये साइको एनालिटिक फेमिनिज्म। और द लास्ट वन इज वो जो आपके पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न के कॉन्सेप्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर कोई चीज़ भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती, ट्रूथ रिलेटिव होता है, ट्रूथ सब्जेक्टिव होता है। तो पहली बात तो उसने पूरी दुनिया की जितनी भी फिलॉसफीज है उसको उसने चैलेंज कर दिया कि कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव में देखें तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ये कहता है कि दुनिया के अंदर जो रोल औरतों का डिसाइडेड है, वुमन का या जेंडर का जो रोल डिसाइडेड है, ये सब्जेक्टिव है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। ठीक है, वो ये कहता है कि औरत की ऑपरेशन की जो वजह है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ये कहता है, वो कहता है कि नंबर वन, औरत हर सेल्फ है, क्योंकि औरतों के बीच में ही डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। रेस, क्लास, रिलीजन्स, इन बेसिस के ऊपर औरत के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। दूसरी वो रीजन देता है लैंग्वेज। वो कहता है कि लैंग्वेज
जैसे कि ये ही शी, ह्यूमन, मैन काइंड, ये लैंग्वेज के ऊपर वो बात करता है। वो कहता है कि लैंग्वेज, जैसे कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की वजह से, इस अप्रोच की वजह से, क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा कि बैट्समैन होता था पहले, अब बैटर है। पहले मैन ऑफ द मैच होता था, अब प्लेयर ऑफ द मैच है। तो ये लैंग्वेज जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो चुकी है। इट्स बिकॉज ऑफ द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस की रेज होने की भी बात करता है, कॉन्शियसनेस रेजिंग, कि आपको अपनी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। तो ये तीन फंडामेंटल कॉजेज जो है वो बताता है वुमन की ऑपरेशन की, कि वुमन हर सेल्फ, लैंग्वेज और कॉन्शियसनेस रेजनेस, ये जो है ये आपकी तीन कॉजेज हैं। और वो ये कहता है कि औरत के बीच में पहले इक्वालिटी लाएं, लैंग्वेज को रिकंस्ट्रक्ट करें, डीकंस्ट्रक्ट करके रिकंस्ट्रक्ट करें, और सेल्फ कॉन्शियसनेस को रेज करें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, कि लोगों को उनकी एंटिटी और रिकग्निशन जो है वो मिले। So these are six theories of the feminism: liberal, radical, Marxist, socialist, psychoanalytic and postmodern feminism. ये पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है दैट इज ऑल अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। दुनिया के अंदर, वेस्ट के अंदर आज तक जो है, अमेरिका के अंदर खासतौर पे तीन बड़ी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली। उसमें फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है इसकी इब्तदा लेट 19th सेंचुरी के अंदर हुई, 1890 के अंदर। और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था राइट टू वोट। उसके सब ऑब्जेक्टिव्स भी थे जिसके अंदर प्रॉपर्टी के राइट्स और एजुकेशन वगैरह थे। लेकिन ये मूवमेंट चली थी अमेरिका के अंदर, और इस मूवमेंट का जो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव राइट टू वोट था, इसको सफ्रेजिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। 1920 के अंदर, 1920 के अंदर अमेरिका ने 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पहली दफा औरत को राइट टू वोट दिया था, और ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की अचीवमेंट थी। सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो है वो स्टार्ट होता है आपका 1960s के अंदर। उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो सोशियो कल्चरल राइट्स थे, जिसमें एजुकेशन के राइट्स, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स, जिसमें के क्रेडिट के राइट्स, बिजनेस के राइट्स, और जिसमें रिप्रोडक्शन के राइट्स, बच्चे मतलब कितने पैदा होने हैं, ये सारे राइट्स औरत को दिए गए। और ये भी, इसमें भी अमेरिका ने नए कवानीन लागू किए, एजुकेशन एक्ट लेके आए, एम्प्लॉयमेंट एक्ट लेके आए, क्रेडिट एक्ट लेके आए, रिप्रोडक्शन के ऊपर एक्ट लेके आए। तो उसका आउटकम जो है वो बहुत पॉजिटिव हुआ, और वहां से फिर जो है ये सारी चीजें प्रमोट हुई। तो ये सेकंड वेव फेमिनिज्म थी। थर्ड वेव फेमिनिज्म वाज स्टार्टेड इन 1980s। थर्ड वेव फेमिनिज्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि चूंकि औरत की बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं थी, जेंडर इक्वालिटी एक्सिस्ट नहीं कर रही थी, तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और औरत की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को डोमेस्टिकली और ग्लोबली इंश्योर करना जो है वो थर्ड वेव फेमिनिज्म के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स थे। कुछ लोग मैं ये कहता होता हूँ कि अभी थर्ड वेव फेमिनिज्म चल रही है, इसके अंदर अभी तक हैरेसमेंट के इशूज भी एग्जिस्ट करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो ये चल रही है इवन न्यू मीडिया यानी सोशल मीडिया के आने के बावजूद भी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, न्यू मीडिया के बाद फोर्थ वेव या फिफ्थ वेव फेमिनिज्म भी चल पड़ा। लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक चूंकि तीन है, तो हमने इसको तीन पे ही फोकस करना है। तो ये तीन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी। अब पाकिस्तान के ऊपर इनका इम्पैक्ट क्या हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का? पहली फेमिनिस्ट मूवमेंट तो जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त तो पाकिस्तान एक्सिस्ट ही नहीं करता था। सेकंड वेव फेमिनिज्म में पाकिस्तान एक्सिस्ट करता था। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे पहली जो फेमिनिस्ट खातून जिसने सबसे ज़्यादा काम किया था वो थी बेगम राना लियाकत अली। ये लियाकत अली खान साहब की बेगम थी। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन एप्वा बनाया, वो फिर एक स्कूल बना, एक एसोसिएशन थी, फिर वो एक स्कूल बना, आज वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। पाकिस्तान का पहला डेलीगेट यूएन के अंदर जो गया था औरतों का, उसको भी 1948 के अंदर गालिबन गया था। वो उसको भी जो हेड किया था वो किया था बेगम राना लियाकत अली ने। आप ये देख लें कि फिर फातिमा जना साहिबा भी साथ साथ थी। पाकिस्तान के अंदर 1956 के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें औरत के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया खास तौर पे लेकिन उसके बाद 1961 के अंदर फैमिली एक्ट लॉ आया, जो कि मैरिजेस और डिवोर्स और ये नॉन नफका यानी ये सारी चीज़ें उसके अंदर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में दी गई और बाकायदा तौर पे उसको कानून की शक्ल दी गई 1961 के अंदर। ओवरऑल वक्त गुजरता गया, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके अंदर गालिबन आर्टिकल 25 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें इक्वालिटी की बात की गई कि तालीम और ये सारी चीज़ें मर्द और औरत को जो है वो बराबर मिलनी चाहिए।
ज़्यादा दौर के अंदर वुमन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रहा वहाँ पे, मतलब ये जो रेप केसेस थे और इस तरह के केसेस के अंदर औरतों को सज़ा दी गई, वहाँ से भी मतलब जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर, वुमन प्राइम मिनिस्टर थी, एशिया के अंदर पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी एज़ सच कंट्रीब्यूशन उनका नहीं रहा औरत के लिहाज से, बट औरतों को की रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से मुशर्रफ के हुदूद ऑर्डिनेंस ज़्यादा दौर के अंदर आया था। मुशर्रफ ने हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स की और नया हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो मुशर्रफ ने जारी किया। मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के बाद नवाज शरीफ और फिर जरदारी, इन्होंने भी मतलब जो है जरदारी के दौरे हुकूमत के अंदर मुशर्रफ ने वुमन की पार्टिसिपेशन असम्बली के अंदर जो है वो बढ़ाई, और अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है वो 33% जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमन की है आपकी पार्लियामेंट वगैरह के अंदर। तो सवाल यहाँ से ये पैदा हुआ कि उसके बाद जो औरत मार्च पाकिस्तान के अंदर आया, औरत मार्च जो है ये भी एक फेमिनिज्म का आउटकम है। तो औरत मार्च के अंदर जो है वो औरतों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ जी पाकिस्तान के अंदर, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स दुनिया के अंदर चली उनका ओवरऑल इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ये रहा। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अंदर हम एक चीज़ और देखते होते हैं कि 4 मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, मैक्सिको के अंदर, नैरोबी के अंदर, बीजिंग के अंदर, कोपनहेगन के अंदर। उनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स जेंडर इक्वालिटी और वुमन राइट्स की प्रोटेक्शन ही थे। वो आपने देख लेने हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपने डिस्कस करने हैं मुख्तलिफ, उनका रेफरेंस कोट करते हुए कि नैरोबी का तो के अंदर ये बात हुई थी, और बीजिंग के अंदर जो कि अभी फॉलोइंग चल रहा है उसके अंदर ये बात हुई थी। तो यानी साहब के अंदर जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ही फोकस किया गया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि 2004 के अंदर गालिब बनाए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके अंदर भी गोल नंबर 5 या 7 जो था वो दैट वाज अबाउट द जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर आया, उसके अंदर भी 17 गोल थे। उसके अंदर गोल नंबर 8 जो है वो दैट इज अगेन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके लिए रियासतों को टारगेट दिया गया था, पाकिस्तान को भी टारगेट दिया गया था कि 2030 तक जो है वो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो पाकिस्तान जो है वो अटेन करेगा। दैट्स वाई इसी मतलब आपके CSS के अंदर भी जो है वो जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। सो दिस इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ा ही दिलचस्प किस्म का ये सब्जेक्ट 5 है, जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब ये जेंडर एंड डेवलपमेंट का जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव क्या है जेंडर के रोल का, और जो आपका वो है क्या उसे बोलते हैं, जो आपका कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव है जेंडर के रोल का, वो क्या रहा है। अब आप ये देखें, जब हम देखते हैं कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का मतलब है, कॉलोनियलिज्म होता ये चीज़ है कि जब कोई ताकतवर मुल्क किसी कमज़ोर रियासत के अंदर अपनी मशीनरी लेके पहुंच जाता है, अपने लोगों को लेके पहुंच जाता है और उसको जो है वो कॉलोनी बना के उसके अपने मुताबिक उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, तो वो कॉलोनियलिज्म होता है। अफ्रीका के अंदर कॉलोनियलिज्म रहा, यूरोप के अंदर कॉलोनियलिज्म रहा, सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा रहा। एशिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया वर द कॉलोनी, यानी इंडिया हिंदुस्तान वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। तो कॉलोनियलिज्म के अंदर वुमन को हमेशा अप्रेस किया गया। वुमन के लिए जो लैंग्वेज है, जैसे बिच, स्लट, सच वर्ड्स आर द प्रोडक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म। वुमन के ऊपर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। वुमन से खेतों के अंदर मैक्सिमम काम लेना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। वुमन को घर तक महदूद रखना, उसको दबा के रखना, उसको सबमिसिव रखना, उसको अप्रेस्ड रखना, उसको इमोशनल बनाना, उसके अंदर भी कॉलोनियलिज्म का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। तो ओवरऑल कॉलोनियलिज्म ने जो है वो वुमन की ऑपरेशन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है, और कॉलोनियलिज्म ने जेंडर के रोल को स्पेसिफाई किया है कि मेल ये करेगा, फीमेल ये करेगी। कॉलोनियलिज्म के साथ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है जी आपका कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव। कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पढ़ा है तो वही कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द जेंडर रोल है, यानी कि कैपिटलिज्म जो है वो सारा मेन किरदार अदा करता है जेंडर के रोल को डेवलप होने के अंदर। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव और आपका कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। इसके साथ एक चीज़ और आती है, वो जो थेरीज हैं जेंडर, वो जो इंटरनेशनल डायनामिक्स को डिस्कस करती हैं, जिसमें मॉडर्नाइजेशन थेरी है। अब मॉडर्नाइजेशन थेरी जो है ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
चैप्टर ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये बताती है कि ये मैक्स वेबर का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन क्या होती है कि जब एग्रेरियन सोसाइटीज जो है वो ट्रांसफॉर्म होती हैं इनटू दी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, तो उसको हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि ऐसी रियासतें जहां पे मॉडर्नाइजेशन ज्यादा होगी यानी इंडस्ट्री ज्यादा होगी, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, और जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी वहां पे जेंडर इक्वालिटी ज्यादा होगी। यानी जिस तरह से हम ये कहते होते हैं ना कि जो रिच लोग होते हैं उनकी औरतों को ज्यादा फ्रीडम होता है, तो सिमिलरली जो रिच कंट्रीज होते हैं वहां पे भी औरतों को फ्रीडम ज्यादा होता है। अमेरिका की मिसाल ले लें, जर्मनी की मिसाल ले लें, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, वहां पे औरतों को फ्रीडम ज्यादा है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जो जो रियासत जितनी मॉडर्नाइज होगी वहाँ उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा जो है वो जेंडर इक्वालिटी होगी। ये है जी आपकी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। दूसरी थ्योरी है जी डिपेंडेंसी थ्योरी। अब डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? डिपेंडेंसी थ्योरी भी इसी से मिलती जुलती है। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कुछ कंट्रीज होते हैं डिपेंडेंट, कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब वो जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं ना, वो डिपेंडेंट कंट्रीज के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, उसकी पॉपुलेशन को भी एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, और उनको अपनी मर्जी से जो है वो चला रहे होते हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के मुताबिक जो डिपेंडेंट कंट्री की वुमन है वो उतनी ज्यादा सबमिसिव होगी, उतनी ज्यादा ऑप्रेस्ड होगी, वहां उतनी ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रियासत ही एक डिपेंडेंट रियासत है, तो उसकी औरतें भी इसी तरह से डिपेंडेंट होती हैं, और वहां पे जेंडर, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस भी ज्यादा होता है, वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज भी ज़्यादा वुमन को बियर करना पड़ते हैं, जो कि डिपेंडेंट कंट्रीज होती है। जैसे पाकिस्तान एक डिपेंडेंट कंट्री है, बांग्लादेश, नेपाल, इवन ये सारे कंट्रीज डिपेंडेंट कंट्रीज है। तो यानी कोर कंट्रीज के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ के इन कंट्रीज के अंदर वुमन जो है वो उसको ऑपरेशन जो है वो बियर करना पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट कंट्रीज है, और डिपेंडेंट कंट्रीज की वुमन आइडियलाइज कर रही होती है जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज की वुमन है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी है कि जो डिपेंडेंट कंट्री की वुमन होती है वो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड होती है, और उसको राइट्स का उतना बड़ा इशू होता है, और उसको बेसिक इश्यूज जो पहले मैंने आपको बताए हैं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह के बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ते हैं। तीसरी थ्योरी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वॉलरस्टीन की थ्योरी है। वॉलरस्टीन ये कहता है कि दिस वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू थ्री एस्पेक्ट्स। जैसे तीन क्लासेस नहीं होती, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इसी क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बेस करती है कि तीन तरह के कंट्रीज दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कोर कंट्रीज जो बहुत ताकतवर होते हैं, जिनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होती है, जिनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जिनकी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, सॉवरेनिटी बहुत तगड़ी होती है, वो होता है जी कोर स्टेट्स। अब वो कोर स्टेट्स के अंदर अमेरिका आता है, जर्मनी आता है, रशिया आता है, इंग्लैंड आता है। दूसरी होती है सेमी पेरिफेरी स्टेट्स, जिनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, मिलिट्री भी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है, सॉवरेनिटी भी होती है, अच्छी पॉपुलेशन भी होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑन एवरेज पाई जाती हैं। ये सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं, उसके अंदर पाकिस्तान है, पुर्तगाल है, मलेशिया है, इंडिया है। तीसरी चीज़ आती है जी, तीसरी पेरिफेरी कंट्रीज होते हैं, जो इंतहाई गरीब ममालिक होते हैं, जो कि बहुत, जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आप ये समझ लें कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी सिर्फ करते हैं, ये कुछ छोटे छोटे काम जहाँ पे सर्विस या टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं होती, जैसे खासतौर पे अफ्रीका की कुछ रियासतें हैं या नेपाल वगैरह। ये कौन सी कंट्रीज हैं? ये पेरिफेरी कंट्रीज हैं। अब वो कहता है वॉलर्स, इसका अगर हम एनालिसिस करें जेंडर के कंटेक्स्ट के अंदर, तो आप ये देखें कि कोर स्टेट की औरत चूंकि वो ज़्यादा मॉडर्नाइज होगी, वहाँ जेंडर इक्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। सेमी पेरिफेरी कम मॉडर्नाइज है, लेकिन उस लेवल से उतनी ही वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है। और जो पेरिफेरी कंट्री है वो चूंकि मॉडर्नाइज नहीं है उस तरह से, तो वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। तो तीनों कंट्रीज के अंदर जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास वुमन होती है, इसी तरह से इन तीनों कंट्रीज की वुमन जो है वो उसके रोल और राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी कर रही होती हैं। उसके बाद इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, जो एक थ्योरी है सोशोलॉजी की। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये होता है कि एक सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स एंड एवरी यूनिट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। फैमिली एक यूनिट है, मेल एक यूनिट है, फीमेल एक यूनिट है, माँ एक यूनिट है, बहन एक यूनिट है, भाई एक यूनिट है। सोसाइटी के अंदर हर चीज जो है वो एक यूनिट है, और हर यूनिट एक अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मेल एक यूनिट है तो उसका एक अपना फंक्शन है, फीमेल एक यूनिट है तो उसका एक अपना फंक्शन है।
अब अगर फादर एक यूनिट है तो उसका एक अपना फंक्शन है, मदर एक यूनिट है तो उसका अपना एक फंक्शन है। तो ये उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि मेल और फीमेल का, और ये इसका ताल्लुक कल्चर के साथ होता है कि मेल कल्चर के मुताबिक जो कल्चर ने रोल डिसाइड किया या सोसाइटी ने, वो वही परफॉर्म करेगा। दिस इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट थेरीज हैं: मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी थेरी, वर्ल्ड सिस्टम थेरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसके अंदर फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज जेंडर एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर तीन अप्रोचेस हम पढ़ते होते हैं। नंबर वन अप्रोच इज विद वुमन इन डेवलपमेंट, number two approach is WAD, women and development, number three approach is GAD, जेंडर एंड डेवलपमेंट। ये तीनों प्रोजेक्ट्स 1960s के बाद स्टार्ट हुए 1970 के अंदर, और ये प्रोजेक्ट्स थे वन बाय वन। पहला प्रोजेक्ट वेड था, फिर वैड था, फिर गैड था। ये वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किए थे और इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रमोट करना था जेंडर इक्वालिटी को और वुमेन एम्पावरमेंट को। ठीक है, तो विड जो है वुमेन इन डेवलपमेंट, इसका अल्टीमेट, अब वुमेन इन डेवलपमेंट का के अंदर ये चीज़ देखी गई कि औरतें, मुख्तलिफ किस्म की औरतों के ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन उनको औरतों को उनके अंदर शामिल नहीं किया जाता उन पॉलिसीज़ के अंदर। तो विड ने कहा, विड का ये अप्रोच के जो भी औरत से रिलेटेड पॉलिसी बनेगी, औरतों की उसमें पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा। फिर इसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जेंडर इक्वालिटी थी, वुमेन एम्पावरमेंट थी, मेन स्ट्रीम जेंडर था, मेन स्ट्रीमिंग जेंडर, और फिर इसके अंदर जो है वुमन की इंटीग्रेशन, ये इसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव थे वुमन इन डेवलपमेंट के। वुमन एंड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था, ये भी वुमन विड वाज नॉट सो सक्सेसफुल, तो वैड आ गया। वैड वालों ने भी जो है वो फोकस किया जी कि वुमन की पॉलिसी के अंदर पार्टिसिपेशन भी मैंडेटरी है, और प्रैक्टिस जब आप उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वहां पे भी उसकी पॉलिसी, उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। और इनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी जेंडर इक्वालिटी भी शामिल था, वुमेन एम्पावरमेंट भी शामिल था, लेकिन इसके अंदर हेल्थ के इश्यूज को भी ले आए वैड के अंदर, और वेल बीइंग ऑफ द वुमन के इश्यूज को भी लेके आए, इकोनॉमिक इश्यूज को भी जो है वो इसके अंदर डिस्कस किया गया कि इकोनॉमिक इश्यूज जो है वुमन से मुतल्लिक जो है वो डिस्कस किए जाए, और अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको जो है वो रेस करने के ऊपर भी वैड के अंदर बात की गई, वुमेन एंड डेवलपमेंट। विड वैड के बाद इससे एक अगला नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, गैड का। अब गैड का प्रोजेक्ट ये था कि इसके अंदर सबसे बड़ा मकसद ये था कि सिर्फ एक वुमन जो है वो भी अकेली कुछ नहीं कर सकती और मैन भी कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा दोनों मिलके जो है वो बेहतरीन सोसाइटी के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, गैड के अंदर फिर क्या आया कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए, हैरेसमेंट को मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, और जितनी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मेन और वुमेन दोनों की जो है वो इक्वल बेसिस पे की जाए। तो ये गैड, ये तीन प्रोजेक्ट्स थे जो कि स्टार्ट विद वैड और गैड। इसका आपने याद करना है कि इनका ओरिजिन क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। अच्छा, ये तीन अप्रोचेस के बाद अगला जो हमारा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगेन जो लास्ट टॉपिक जिसको कि मैं कहता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जेंडर स्टडी इज द जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है? जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो दैट इज ऑल अबाउट के एनी काइंड ऑफ द वायलेंस दैट इज कमिटेड बिकॉज ऑफ समबडीज जेंडर। किसी के साथ वायलेंस का होना उसके उस जेंडर की वजह से, कि वो मेल है या फीमेल है, दैट इज कॉल्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर दो लड़के घर से भाग जाएं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर एक लड़का और एक लड़की घर से भाग जाएं तो उनको सजा मिलती है इस चीज की, बिकॉज के वो जेंडर की वजह से उनके, गॉट इट? तो जेंडर बेस्ड वायलेंस, एनी काइंड ऑफ द वायलेंस दैट इज बीइंग डन बिकॉज ऑफ द समबडीज जेंडर। और अगर हम इसको मजीद इंटरप्रेट करें, इसकी एग्जांपल्स के अंदर हम देखते हैं ऑनर किलिंग, रेप, एसिड थ्रोइंग, ये सारी जेंडर बेस्ड वायलेंस की एग्जांपल्स हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस की दो फॉर्म्स होती हैं, नंबर वन डायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस और नंबर टू इनडायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। डायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब होता है कि ऐसा वायलेंस जिसमें कोई डायरेक्टली विक्टिमाइज हो रहा है। अब डायरेक्ट विक्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है? एसिड थ्रोइंग है, रेप है, ऑनर किलिंग है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये डायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस है। और इनडायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस जो मैं आपको लिबरल फेमिनिज्म के अंदर पढ़ा चुका हूँ, सोशल कस्टम्स, कि सोसाइटी ने ऐसे कस्टम्स और लॉस और नॉर्म्स और वैल्यूज इस्टेब्लिश करके रखी हैं कि जो कि इनडायरेक्टली जो है
वो वायलेंस क्रिएट करती हैं, जैसे कि शादी की इजाज़त ना लेना, लड़की अकेली घर से बाहर नहीं जा सकती, और लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। ये इनडायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस है। पेट्रियार्की इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो ओवरऑल ये जो है ये इनडायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस है। इनडायरेक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस को स्ट्रक्चरल वायलेंस भी कहा जाता है। अगली चीज आती है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की कॉजेज क्या होती हैं। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो वो जैसे आपको मैंने पढ़ाया है थेरीज ऑफ फेमिनिज्म के अंदर, कि लिबरल फेमिनिज्म फेमिनिस्ट ये कहता है कि सोशल कस्टम्स और लॉज इसकी कॉज है जेंडर बेस्ड वायलेंस की। रेडिकल कहता है पेट्रियार्की है। मार्क्सिस्ट कहता है कैपिटलिज्म है। सोशलिस्ट कहता है दोनों है, पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म। साइको एनालिटिक वाला कहता है कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कहता है कि वुमन हर सेल्फ इज द कॉज, और कॉज है इसके वायलेंस की। इसके अलावा जनरल कॉजेज कौन कौन सी हैं? लॉस हमारे स्ट्रिक्ट नहीं है, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये जनरल कॉजेज हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की। दूसरी, पॉवर्टी इज अनदर कॉज ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस। सोशल कंट्रोल वीक है इज अनदर कॉज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, सोशल प्रेशर, लोग सोशल प्रेशर की वजह से भी जेंडर बेस्ड वायलेंस करते हैं, वो एक अलग कॉज है, जैसे ऑनर किलिंग होती है। ठीक है, और सोशल लर्निंग एक कॉज है। लोग सोसाइटी से लर्न करते हैं, इर्द गिर्द से देखते हैं कि किस तरह से लोग अपनी औरतों को जो है वो निशाना बनाते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस, थेरेटिकल एंड जेनेरिक कॉजेज। थेरेटिकल आप वही थेरीज ऑफ फेमिनिज्म जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे, और जेनेरिक कॉजेज जो है वो आप अपनी मर्जी से 5 7 8 लिख देंगे। रेमेडीज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? सिंपल, लिबरल फैमिली, जैसे थेरीज ने कहा, सोशल कस्टम्स को अमेंड करें, लॉज को अमेंड करें, पेट्रियार्की को डिसमेंटल करें, रिप्लेस करें फेमिनिज्म के साथ। ठीक है, कैपिटलिज्म को रिप्लेस करें सोशलिज्म के साथ, सोशल कंस्ट्रक्शन चेंज करें, इश्यूज को सेंसेशनलाइज करें, लोगों को एजुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, एकेडेमिया अपना रोल प्ले करें, मीडिया अपना रोल प्ले करें, सोशल कंट्रोल को स्ट्रांग बनाएं, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रिक्ट करें, सजाएं बढ़ाएं। ठीक है, तो आप जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। इसमें एक दो टॉपिक्स जैसे कि वुमन लीडरशिप वगैरह है, वो आप देख लीजिएगा कि वुमन लीडरशिप के अंदर ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये बेसिकली सम अप करते हैं, करें तो हम वुमन लीडरशिप तक भी पहुंच सकते हैं कि वुमन लीडरशिप जो है वो कहाँ पे क्या चीज़ किस तरह से है। और वुमन का पॉलिटिकल कोटा पाकिस्तान के अंदर, उसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको तकरीबन पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब पेपर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।